हाँ चलो, सो द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। देखो कंसेप्ट सारे हमें आने चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू। डायरेक्टली पीवाईक्यू या डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करने मत बैठ जाना, पहले से ही हमारा स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वही फॉलो करो। सबसे पहले कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट कंसेप्ट उसके बाद फॉर्मूलाज, फिर न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी पूरी की पूरी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, एंड देन पीवाईक्यू एमसीक्यू और से एग्जाम्पलर वो डिस्कस करने हैं। ये भी मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही पिक किए हैं एमसीक्यू, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही एमसीक्यूज़ है। मेजरली एग्जाम्पलर के भी हैं एंड थोड़े जो एडिशनल ज़रूरी है जो आ सकते हैं वैसे भी हैं। स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, सबके लिए ही यूज़फुल रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो ऐसे इजी पूछते हैं। देखो क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स, कोई एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। मतलब +3 इलेक्ट्रॉन, +3 कब आता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब। तो इसने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है, लूज करने के बाद ये बचा हुआ है, लूज करने के बाद। तो लूज करने से पहले क्या होगा, तो एक तो 4s2 में से 2 निकल गए होंगे, ओके, तो ये हो गया 4s2, और इसमें से भी एक निकला होगा, 3 निकले हुए हैं ना, तो 3 डालने पड़ेंगे, तो 4s2 में गया होगा और यहाँ पे हो जाएगा 3d6। तो ये कौन होगा, देखो ये है 18 और ये 2 हो गए 20 और 6 26, तो SCTIVCR मनी फे, दैट इज आयन, ओके 26 Fe। यहाँ पर तो एलिमेंट का नाम नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट का नाम बताओ या उसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो ऐसे ही कैसे, +3 गिवन है, अगर -3 गिवन हो, +3 गिवन हो, +1 गिवन हो, माइनस तो देंगे नहीं DNF ब्लॉक में, लेकिन कहने का मीनिंग है कि +3 हो, +2 हो, +1 हो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो वो प्लस है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें उतने हमें डालने पड़ेंगे। हमने डिस्कस किया था सारा लॉजिक और से हमारा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दी एमसीक्यू। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं 4s में और फिर 3d में, और जब निकालने की बात होती है तब भी पहले निकलते हैं 4s में से और फिर 3d में से, ओके। जाते भी पहले अंदर है 4s में और निकलते भी पहले 4s में से ही है, ओके। तो ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सेकंड क्या बोल रहे हैं, देखो ये सब खुद करना है। हाँ ये तो मैं सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये खुद ट्राई करना है। जैसे कि the electronic configuration of Cu2 is 3d9 whereas that of Cu1 is 3d10, which of the following is correct। तो इनमें से कौन सा सही है, दो चीजें हमें गिवन है, एक है Cu+1 और दूसरा है Cu+2, ओके। ये 2 और 1 का मीनिंग क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu+1 Cu+2, ओके। तो क्या गिवन है देख लेते हैं। चलो पहला है Cu2 इज मोर स्टेबल, दूसरा है Cu2 इज लेस स्टेबल, फिर C है Cu1 एंड Cu2 आर इक्वली स्टेबल एंड स्टेबिलिटी ऑफ Cu1 एंड Cu2 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉपर सॉल्ट्स। देखो ये दो तो डायरेक्टली डिलीटेड ही हो गए, मतलब गलत ही है, ये गलत है। Cu इक्वली स्टेबल ये भी गलत है। हमें पता है कि जितना ज़्यादा फुल्ली फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड होगा या फिर ज़ीरो होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल है। वो हमने स्टेबिलिटी वाला एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे केमिस्ट्री में। तो जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, जितने भी टॉपिक, हर टॉपिक में मैंने बताया है कि ऐसे करके एमसीक्यू पूछा जाता है, ऐसे करके एमसीक्यू पूछा जाता है। तो वो कंसेप्ट अभी लगाने हैं, ओके। अभी हम वो कंसेप्ट पढ़ने तो नहीं जाएंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे के लेक्चर में हमने वो कंसेप्ट डिस्कस किए थे, पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा एमसीक्यू हो सकता है, ऐसा एमसीक्यू हो सकता है। तो जो लोग तब नोट डाउन कर रहे होंगे उनको अभी बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको फिर कंसेप्ट अभी अच्छे से आना ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ओके। चलो
अभी जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी जितना टाइम है उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, अपना जितना हो सकता है अपना 100% दे दो, दैट्स इट। ओके, जो हाथ में है वो करो, जो गया वो गया। ओके चलो, तो दो ही चीज है, ये हो सकता है या तो बी हो सकता है। और हमें पता है कि हम स्टेबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लेकिन दोनों की लिख के दे दी गई है हमें कि Cu2 की है 3D9 और Cu1 की है 3D10। तो हमें पता है 3D5 होता तो ज्यादा स्टेबल है, 3D10 हो तो ज्यादा स्टेबल है, या फिर 3D0 हो वो भी स्टेबल है। ओके, 3D भी 0, 4s तो 0, 3D में से कब निकलेगा जब 4s में से ऑलरेडी निकल गया होगा, तो 3D 0 4s 0, मतलब वो तो 3p6 वाली कंडीशन हो गई। ओके, 3p6 के बाद कुछ है ही नहीं, तो वो भी स्टेबल है। लेकिन कहने का मीनिंग है कि अब यहाँ पर हमें देखकर क्या लगेगा, देखकर लगेगा कि 3D10 शुड बी मोर स्टेबल विद दी कंपेयर टू द 3D9, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो क्यों ऐसा नहीं है, 3D9 वाला जो है Cu+2 वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखो तुम, कितने सारे हमने कॉपर के कंपाउंड्स डिस्कस किए, तो बहुत कम कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर हमने Cu+1 की तरह रिएक्ट कर रहा हो वो कंपाउंड हमने लिया हुआ है, बहुत ही कम। नहीं तो जनरली हमारे जितने भी कंपाउंड हम ले रहे हैं, ओके, जैसे कि CuCl2, CuSO4, ओके, तो वही सारे, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CuO, ओके, तो जनरली क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। तो +2 जो है वो तो 3D9 है और +1 3D10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली तो 3D10 स्टेबल होना चाहिए। लेकिन रीजन देखो, even though Cu1 has the 3D10 configuration, the stability of the copper 2 is more than that of the copper 1 due to the greater इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कॉपर 2 आयन। जो कॉपर 2 आयन होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर के अंदर जो चार्ज है, न्यूक्लियर के अंदर कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर है हमारा प्रोटॉन। अभी Cu1 हो या Cu2 हो, एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कॉपर में से, या कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Cu1 Cu2 बन गया। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे। ओके, न्यूक्लियस के अंदर सपोज 30 प्रोटॉन हो तो 30 के 30 ही रहेंगे। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बेस पर ये आंसर है। तो आंसर क्या है, Cu+2, ध्यान रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द मेटालिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो मेटालिक रेडियस गिवन है हमें, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, किसकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी वो बताया गया है। देखो, जैसे कि मेटालिक रेडियस की बात हो तो हमें याद है कि हमने ग्राफ देखे थे बुक में कंसेप्ट के टाइम पे कि रेडियस ऐसे डिक्रीज हो रही है। इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एटम पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक रेडियस ऐसे डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़ा कांस्टेंट रह रहा है और फिर वापस थोड़ी ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसा हो रहा था। ओके, और डेंसिटी पूछा गया है हमें, डेंसिटी पूछा गया है, सो इट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम अगर वो देखा जाए तो मास ज्यादा होता है कॉपर का। ओके, सो दैट्स व्हाई कॉपर है यहाँ पर, क्योंकि मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एंड द मेटालिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम Fe टू Cu। देखो ये लुक है ना, ये डायग्राम हमने देखा था कंसेप्ट में कि पहले जब Sc से स्टार्ट करे तब तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है और फिर इंक्रीज होता है, तो मूविंग फ्रॉम Fe टू Cu। For Cu, the increase in the mass coupled by the very small increase in the metallic radius results in the highest density among the given elements। तो मेटालिक रेडियस जो है वो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर थोड़ी कांस्टेंट रह रही है और उसके बाद इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो मास है जो इंक्रीज हो रही है वो बहुत कम है। ओके, जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत कम है और मास जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जो रेशियो है मास बाय डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, तो वो कॉपर का ज्यादा है। ओके चलो, तो कंसेप्ट से जाना है। यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगा, तुमने कौन सा कंसेप्ट लगाया, तुमने कंसेप्ट लगाया मेटालिक रेडियस का। ओके, तो मेटालिक रेडियस का कंसेप्ट लगाया। अभी तुम सोचोगे कि सर रेडियस का कंसेप्ट तो हमने जो एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है वो ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले डिक्रीज फिर स्टेबल और फिर इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर मेटालिक रेडियस, वैसे ग्राफ तुम्हें ना भी याद हो लेकिन डेटा तो गिवन है ना, 126, 125, 125 और फिर वापस 128। तो देखो मेटालिक रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, कॉपर की है। अभी तुम मान लो कि तुम्हें नहीं पता कि मेटालिक मास मतलब इन लोगों का मास क्या है, मान लो सबका मास सेम है,
सबका मास सेम है मान लो, तो सबका मास सेम है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, सपोज सबको स्फेरिकल गिनो तुम तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, उसमें आर आया, मतलब रेडियस जितनी ज्यादा उतनी डेंसिटी कम, ओके, और रेडियस जितनी कम उतनी डेंसिटी ज्यादा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये देखो 126, 125, 125, 128, अभी इन लोग अगर वो कंपैरिजन करनी हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि रेडियस में डिफरेंस भी है या नहीं। तो यहाँ पर 126, 125 और 128 ऑलमोस्ट इक्वल जैसी ही, और वो भी पिकोमीटर में है ये, तो इक्वल जैसी ही रेडियस है। तो मास मतलब ये अगर रेशियो निकाले हम मास, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि मास जो है वो अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओ तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली स्लाइटली, ओके, और जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन पर्टिकुलरली वो तो हमने जनरल स्टेटमेंट है कि लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो हमने याद रखा था ना, आइसक्रीम का कोन हम खा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आइसक्रीम का कोन ऐसे होता है, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एटॉमिक साइज कम होगी मतलब रेडियस भी क्या होगी, कम। लेकिन इसमें तो हमें पर्टिकुलरली बताया गया है, ये एक्सेप्शन के लिए बुक में बताया गया है कि ग्राफ कम तो हो रही है लेकिन फिर एफई से थोड़ी स्टेबल भी है और फिर इंक्रीज भी हो रही है, वो हमें बताया गया है। तो पूछेंगे एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछ ले और फिर हम बोलेंगे कि एक्सेप्शन के बारे में हमें पता नहीं है, हमें बुक में गिवन है, बुक पढ़ी होगी, अच्छे से ध्यान दिया होगा तो पता होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, which of the following compounds will be colored in the solid state। तो याद करो कलर्ड कंपाउंड कब बनता था, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब, याद है लास्ट में जो थियरी है वो, तो कलर्ड कंपाउंड बनता था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब, ओके। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने ज्यादा होने चाहिए, ओके। सो देखो यहाँ पर क्या है, Cu2Cl2 है, तो Cu2Cl2 ZnF2 AgSO4, तो ये सब जगह में यहाँ पर AgSO4 सबका गिनोगे तो ये SO4 का कितना होगा, -2, तो Ag का कितना होगा, +2, 2 के +2 मतलब Ag का कितना हो गया, Ag का हो गया +1। फिर वैसे ही यहाँ पर गिनेंगे तो F का -1, वैसे -2, तो Zn का क्या हो गया, F का हो गया -1 -2, तो Z का हो गया +2, और Cu का -1 -2, तो इसका हो गया +2, और वैसे 2 है तो Cu का 1, और यहाँ पर क्या हो गया, Cu का -2, तो -2 का Cu का हो गया +2, तो Cu +2 है, Zn +2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो, तो उसके लिए फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो Cu तो मतलब तो 30 हो गया, Cu कितना 30, SCTI VCR मैन्युफैक्चरिंग Cu Zn नहीं, Cu Zn 30 हो गया SCTI VCR मैन्युफैक्चरिंग Cu Zn, मतलब Cu तो कितना है 29 है, तो इसके पहले भी मैं शायद 30 बोल दिया, 30 नहीं 29 है, सो 29 कॉपर 29। अभी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गोन हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3d, और कॉपर का तो एक्सेप्शन है, तो यहाँ 3d10 होता है और यहाँ पर ये 1 होता है, ये तो हमें पता ही है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की, ओके। तो कितने 29 होने चाहिए, तो देखो 18, 19 और 10 29, ओके। अब Cu+2 बनाना है, +2 बनाना है तो कैसे होगा, Cu आर्गोन, ओके। तो पहले तो S में से निकलेगा, तो ये पहले निकल जाएगा एक और यहाँ एक रह जाएगा, तो ये हो गया 3d9। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पर यहाँ से एक निकल गया और यहाँ से एक निकला, तो 3d9 हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक तो है ना एटलीस्ट अनपेयर्ड, 4 तो पेयर्ड हो गए लेकिन एक अनपेयर्ड है। यहाँ पर अगर देखोगे, ओके, Cu+1 करोगे तो एक भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला +1 निकल जाएगा, ओके। और इनकी कंपेयर में तो यही आएगा, मतलब एक ही अनपेयर्ड आएगा, वही कलर्ड कंपाउंड देगा। Zn+2 तो वो भी कलर्ड कंपाउंड देगा नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी कलर्ड कंपाउंड में भी हमने ट्रिक्स भी देखी थी कि कैसे कलर हमें बताने हैं, तो वो सब ट्रिक याद रखनी है, ओके। चलो क्यों आया समझ में आ गया ना। अगर तुम ऐसे ही लिखोगे Ag+1 Zn+2 Cu, जैसे Zn है तो Zn कितना हो गया 30, ओके 30 हो गया, तो 30 के लिए क्या लिखोगे, Zn के लिए 4s2 आर्गोन 4s2 3d10, अभी 2 है तो ये गया, तो ये तो 3d10 आया ही नहीं अनपेयर्ड, ओके। Ag के लिए लिखोगे तो भी नहीं आएगा,
तो कहने का मीनिंग क्या है, इसके लिए नहीं आया, देखो इसके लिए नहीं आया, इसके लिए नहीं आया, इसके लिए नहीं आया, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके लिए है, इसलिए वो कलर्ड कंपाउंड देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। ओके चलो आगे। ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. तो ये तो हमें प्रॉपर्टीज ही पता होनी चाहिए। ओके तो ये जो Mn2O7 है वही होता है ग्रीन ऑयली कंपाउंड जो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ओके ये रिएक्शन भी हमें गिवन है कि MnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो Mn2O7 बनेगा KHSO4 H2O। Therefore the green oily compound form is Mn2O7। हमें कैसे पता चलेगा सर, लेकिन तुम्हें कंपाउंड क्या बन रहा है वो पता नहीं चल रहा, लेकिन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा ये तो पता होना चाहिए ना। जैसे हमारा KMnO4 हमारे पास है तो ये KMnO4 H2SO4, तो KMnO4 के H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये KMnO4 K2Cr2O7 उसकी रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशंस वो सब हमने डिस्कस किया है, तो उसी के बेस पर हमें पता चलता है। याद रहे Mn2O7 ग्रीन ऑयली कंपाउंड। ओके चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट याद है ना, म्यू से डिनोट करते थे हम, तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करें √n × n+2 वैसा फॉर्मूला था। अभी n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगी। तो देखो 3d7 मतलब क्या, 7 मतलब 5 तो भर गए और फिर एक छठा गया तो एक अनपेयर्ड चला गया, एक अनपेयर्ड चला गया और वो पेयर हो गया, फिर 7वां गया तो दूसरा भी पेयर्ड हो गया, मतलब सिर्फ 3 ही बाकी है। कितने बाकी है, 3। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। ओके यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑलरेडी 2 ही है। ओके और ये 3d5 में कितने हैं, पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, ऐसे भरेंगे ना हम। वैसे देखो अभी देखा जाए अगर कंसेप्ट पता हो, जैसे अभी चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ हो और अभी हम एमसीक्यू करने बैठ जाए तो तुम ज़्यादा गेस कर पाओगे, ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे एमसीक्यू। लेकिन फिर हमें उस टाइम पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हमें तो बोर्ड की एग्ज़ाम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। दैट्स वाई हमने ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है। ओके लेकिन कहने का मीनिंग है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, बार बार रिवाइज किया हुआ होगा, तो फिर तुम कभी भी पढ़ो अच्छे से आ ही जाएगा। अभी देखो ये फील करना है तो फील कर दो, 1 2 3 4 5, तो 5 ये 3d5 में 5 अनपेयर्ड है। 7 करेंगे तो 6 और 7 3 अनपेयर्ड रहेंगे। 8 करने हो तो 5 6 7 8 तो 2 अनपेयर्ड रहेंगे। 2 करने हो तो 2 ही है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 + 2 7, 7 × 5 35, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो 35 का 5.9 5.8 जो भी आए। ओके सो आंसर क्या आएगा 3d5। The electronic configuration of 3d5 has the highest magnetic moment. Okay चलो due to highest number of unpaired electrons. Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? ये तो डिक्टो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में +3। अगेन हमने डिस्कस किया था +2 भी होता है +4 भी होता है, लेकिन वो +2 भी +3 में कन्वर्ट हो जाता है और +4 भी +3 में कन्वर्ट हो जाता है। The most common oxidation state +3 for lanthanoids. Okay. Which of the following reactions are disproportionation reactions? Disproportionation reaction कौन सी है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सब कुछ ही डिस्कस किया हुआ है, वैसे बार बार क्या एक ही सेंटेंस बोलता रहता हूँ। ओके चलो तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। ओके तो Cu+ है, +1 में से +2 गया, ओके तो इंक्रीज हुआ, और +1 में से 0 गया तो डिक्रीज हुआ, तो ये ए तो आएगा, आ गया ए। देन बी देखो MnO4 -2, तो MnO4 -2 तो कितना हो जाएगा, Mn का गिनो, O का -2 के कितने हैं 4, तो -8 तो है ही, Mn इज इक्वल टू -2 है, ये -2 है -2, तो इज इक्वल टू -2 है, तो Mn कितना हो जाएगा, -8 उधर गया तो +8 -2 6, तो Mn है 6 में से यहाँ आएंगे तुम
यहाँ तो 0 है। ओके, तो 6 में से अगर तुम यहाँ पर आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिने अगर mn का तो -2 -8 हो जाएगा वापस, और ये mn तो यहाँ पर है ही, इज इक्वल्स टू है -1, तो mn क्या हो गया, माइनस का +8 -1 मतलब 7 हो गया। तो 6 में से 7 हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर यहाँ पर गिनो तो अगेन ऑक्सीजन का -2 टू जा -4, और ये है mn, और दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ ऊपर -1 था तो ये रहा, वहाँ -2 था तो ये रहा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो mn कितना हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया, तो डिक्रीज हुआ। हाँ तो देखो ना, 6 का 7 भी हुआ और 6 का इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, तो बी भी सही है, तो ए और बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, इन लोग यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे गिन लो, देखो Mn2 का Mn में क्या आया, अभी तो गिना +4, तो ये है +4, और KMnO4 में क्या आएगा, K2MnO4 में क्या आएगा, तो देखो O4 तो -8, और ये K2 है मतलब +2 है, तो ये पूरा -2 होगा, इज इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि K का +1 है ना, तो वैसे 2 है तो +2, तो यहाँ पे पूरा -2 होगा, और यहाँ पर है Mn -8, तो Mn क्या हो गया, +8 -2 मतलब 6 हो गया, तो Mn +6, यहाँ पर है Mn +6 और +4, और यहाँ कितने में है, K है मतलब +1 मतलब वो -1 में है, तो O का कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर Mn, ये यहाँ पर गया तो क्या हो गया, Mn का कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 में से 6 में जा रहा है मतलब रिडक्शन, और 7 में से 4 में जा रहा है वो भी रिडक्शन, देखो दोनों रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी करोगे तो वो भी नहीं आएगा, इतना तो कर लोगे ना, अभी ये सब तो कर लिया हमने ऑलरेडी, MnO4 -1, तो MnO4 -1 मतलब क्या, अभी इसका गिना वही, तो क्या आएगा +7, यहाँ पर Mn की क्या आएगी +7, फिर यहाँ पर ऑलरेडी +2 गिवन है। ओके, और MnO2 0 की +4 है, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ ही है। ओके, तो +7 से +4, ओके, +7 से +4 आ गया, तो दैट्स इट, वो क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, फिर वहाँ पर दूसरा कुछ ऑक्सीडेशन जैसा तो है नहीं, सो यहाँ पे ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ए एंड बी। ओके, यहाँ पर ए बी सी भी है, बी सी डी भी है, ए और डी भी है, तो सब गलत हो जाएगा, सिंपल है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो बताना, कमेंट कर देना, फोन कर देना, मैसेज कर देना। ओके चलो नेक्स्ट, when KMnO4 solution is added to the oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time। ऐसा होता है कभी कभी, क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कैटालिस्ट का काम करता है। ओके, इसीलिए प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो क्या आएगा यहाँ पर, Mn+2। ओके, Mn+2 एक्ट्स एज दी ऑटो कैटालिस्ट। कैसे रिएक्शन होगी देखो, तो ये रहा हमारा MnO4 H+, ये H+ एसिड में से है, बोला है ना कि MnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू दी ऑक्सोलिक एसिड, तो ये हमारा ऑक्सोलिक एसिड, दी डीकलराइजेशन इज स्लो इन द बिगिनिंग, पहले डीकलराइजेशन स्लो होता है और फिर इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा ये CO2 बन रहा है उसकी वजह से, और ये Mn+2 है, तो Mn+2 जो है एक्ट्स एज दी ऑटो कैटालिस्ट। ओके, वही बन रहा है, CO2 इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, वो तो सही है। देखो ऐसा नहीं है कि कौन सा ज्यादा रिलेटेड है तुम्हारे क्वेश्चन के लिए आंसर, वो सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी देखकर डायरेक्टली ऐसे टिक मार दो, जैसे CO2 इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, तो वो तो तुम लिख दोगे, ऑक्सोलिक एसिड में से ये CO2 तो बनेगा, तो ये तो सही हो गया, सही हो गया, ऐसा है तो गलत नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा समझो चारों ऑप्शन सही ही गिवन है, तो क्या टिक करोगे, जो ज्यादा रिलेटेड हो वो टिक करना है। सब कुछ सही होगा लेकिन रिलेटेड क्या है, ओके, रिलेटेड जो हो वो तुम्हें टिक करना है। सो Mn+2 एक्ट्स एज दी ऑटो कैटालिस्ट। ओके, वो ऑटो कैटालिस्ट की तरह रिएक्ट करता है। देयर आर 14 एलिमेंट्स इन दी एक्टिनोइड सीरीज, which of the following elements does not belong to this series। तो एक्टिनोइड सीरीज जो है, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड एफ ब्लॉक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें कौन सा नहीं है, वो तो हमने रट्टा मारा था ट्रिक के साथ। ओके, तो हमें पता है ये जो TM है वो उसमें नहीं है, एटॉमिक नंबर 69 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्टिनोइड सीरीज, इट इज बिलोंग टू दी लेंथेनोइड। ओके, हमने ट्रिक के साथ याद रखा हुआ है। तो ये अभी देखो, अभी मैंने सपोज तुम्हें ट्रिक समझाई,
क्लास चल रहा है, कंसेप्ट बताया और उसके बाद एमसीक्यू कर रहे हो तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द कंसेप्ट। ओके, तो इसीलिए कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। जो मैं बोल रहा था कि बार बार आज की पढ़ाई हुई हो, आज हमने सपोज कोई टॉपिक डिस्कस किया तो वो टॉपिक एटलीस्ट एनसीईआरटी में से तुम्हें पढ़ लेना है, कंप्लीट कर देना है। उसके बेस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखना है, उसके बेस पे कोई एमसीक्यू हो पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर वो देखना है। दैट इज़ द प्रिपरेशन। चलो अभी वो सब छोड़ो, लेकिन एक मेथडोलॉजी अगर नहीं बनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ, सब लोग गलतियों से ही सीखते हैं, तो हमारी जो भी गलती हो उसको इम्प्रूव करते जाओ। कि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो तुम जब तक चाहो तब तक पढ़ते रहेंगे। ओके, जिससे बोलते थे ना 10th हो गया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद तो आराम। देखो 12th भी आ गया, 12th में भी ऐसा बोल रहे हैं, पढ़ाई चलती रहेगी। ओके, सो लेकिन अच्छे से पढ़ना है, क्रिएटिविटी से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो। ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्रेन एक्सप्लोर करें, हमारा ब्रेन खुल जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ओके, फिर ब्रेन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो हमें हेल्प करे। एजुकेशन इज़ नथिंग बट दिमाग को खोलना है हमें बस। ओके, और दिमाग को खोलना क्यों है? क्योंकि लाइफ में जब तुम रियल लाइफ में स्कूल और पढ़ाई लेवल के बाहर जाओ तो तुम अच्छे से मैनेज कर पाओ सब कुछ। फिर चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस, सोशियली तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वॉट एवर, तो वहाँ पर तुम संभल पाओ, कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना दे। ओके, दैट्स वाई पढ़ाई इज़ नेसेसरी। चलो आगे बढ़ते हैं। KMnO4 acts as the oxidizing agent in the acidic medium. हाँ, the number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in the acidic solution. तो 1 मोल ऑफ सल्फाइड के लिए क्या चाहिए? तो क्या चाहिए देखो, सबसे पहले तो तुम रिएक्शन लिख लो। यहाँ पर लिखी हुई है द आयनिक इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन MnO4 5s2 सल्फाइड 16H प्लस Mn+2 5s and HH2O। ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ से ही तुम देखो ये सल्फर बन गया। कितना सल्फर बना? 5। उसके लिए तुमने कितना सल्फाइड लिया हुआ था? ओके, मतलब MnO4 ट्वाइस KMnO4, मतलब ये KMnO4 माइनस लिखा है, मतलब क्या? माइनस का मीनिंग ये है K प्लस है उसके साथ, वो K प्लस गया इसलिए यहाँ पर माइनस है। ओके, तो KMnO4 जो थे उसमें से तुम्हें कितने मिले? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 5 थे और उसकी कंपेयर में हमें 2 MnO4 माइनस यहाँ पर लिए हुए थे। 2 MnO4 यहाँ पर माइनस हमने लिए हुए थे, उसमें से हमें कितने मिले? 5s कहाँ से मिले? 2 MnO4 में से। तो अगर हमें बोले कि अगर 1 ही चाहिए, अगर या 5 सल्फाइड मिले 2 MnO4 से, तो एक सल्फाइड कब मिलेगा? वही है ना क्वेश्चन। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट 1 मोल ऑफ सल्फाइड। 5 मोल ऑफ सल्फाइड के लिए तो हमें पता है मतलब रिएक्शन लिखने के बाद हमें पता है कि 2 मोल ऑफ KMnO, जैसे मैंने बताया ये माइनस अगर निकाल दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? KMnO4। तो 5 के साथ हम क्या ले रहे हैं, मतलब बैलेंसिंग में क्या आया है? 2। 5 के साथ अगर 2 आया है तो मुझे तो यहाँ पर 1 ही चाहिए, तो 5 के लिए अगर 2 चाहिए तो 1 के लिए कितना है? तो 2 डिवाइडेड बाई 5, सिंपल। ओके, तो आंसर इज ए। ये आना चाहिए लिखना, तभी होगा। ओके, चलो हाँ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं? ये भी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है। ओके, देखो ट्रिक के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो एसिडिक होता है, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो बेसिक होता है, और बीच वाला हो, हाईएस्ट भी ना हो लोएस्ट भी ना हो, तो वो एम्फोटेरिक में आ जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पर Mn2O7 है। Mn2O7 है तो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट गिननी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट गिनोगे तो -2 के 7 है तो -14, -14 उधर गए तो +14, और +14 के सामने कितने हैं? 2। +14 के सामने Mn कितने हैं? 2, मतलब एक Mn का कितना हो गया? +7। याद करो वो पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट हमने याद रखा था, स्कैंडियम को छोड़ दिया, फिर हमने लिखा 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट SCTI की +2,
SCTIV वेनेडियम की +5, ओके। SCTIV CR सबकी लिखी थी। तो जो क्रोमियम और मैंगनीज है उसकी, मैंगनीज की तो +7 तक जाती थी, याद है ना, पूरा का पूरा टेबल हमने लिखा था। तो वही यहाँ पर यूजफुल है। देखो +7 आ गया Mn का, Cr का कितना आता था, +6 आता था, वेनेडियम का +5 आता था। वो सब याद होना चाहिए कंसेप्ट। ओके चलो, मतलब Cr का Mn का +6 आता था तो +5 भी आता, +7 आता था, ओके। तो +6 भी आता था, +5 भी आता था, +2 3 4 सब कुछ आता था, ओके। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्कस किया था कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसलिए वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कंपाउंड डी और एफ ब्लॉक में ही मिलते हैं। हमें बहुत सारे रीज़न थे, चलो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो +7 आ गया, ओके। तो हाईएस्ट है ना Mn की, तो +7, तो वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ओके। क्रोमियम की बात करें, -2 3 -6 उधर गया तो +6, एक क्रोमियम का +6 अगेन हाईएस्ट आ गया तो एसिडिक हो गया। यहाँ पे वही है, Cr2 है, चलो तो वहाँ पे +6 डिवाइडेड बाई 2 तो +3 आ गया, ओके। तो +3 आ गया, +3 आ गया, ओके। ये हाईएस्ट हो गया और एक लोएस्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो ये लोएस्ट नहीं है, Cr का लोएस्ट तो +2 है, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना आया, +3 आया, ओके। तो +3 आया तो एक तो ये आ सकता है, Cr2O3 आ सकता है। फिर CRO के लिए -2 का उधर गया तो +2, Cr का +2 तो लोएस्ट हो गया, तो वो नहीं आएगा। देखो कैंसिल कर रहे हो ना साथ साथ में, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये आया, ये नहीं आया, ओके। देन V2O4 यहाँ पर देख लो, ये चेंज किया हुआ है, ये कितना है, 3, ओके। -2 4 -8 उधर गया, +8 डिवाइड बाई 2 +4 आया, ओके। तो ये क्या आ गया, +4 आया ना, -8 उधर गया तो +8 आया। और यहाँ पर -6 उधर गया तो +6 डिवाइडेड बाई 2 +3, ओके। तो ये ज़्यादा बीच में है, ये भी बीच में है। हम सोचेंगे सर दोनों ही बीच में है, क्योंकि वेनेडियम की मैक्सिमम कितनी है, +5, और मिनिमम कितनी है, +2। तो ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, लेकिन ज़्यादा बीच में कौन सा है, ये, ओके। तो हमारा ऑप्शन के साथ भी कौन सा है, देखो ऑप्शन के साथ दोनों है क्या? पहले तो ऑप्शन देख लो, Cr2O3 वाला, तो एक तो हो गया ये ए ऑप्शन, और दूसरा है ही नहीं कुछ, ओके। तो ए ही ऑप्शन आएगा, ओके। अदरवाइज तुम ये भी देख सकते हो, ये तो तुम्हारा पक्का हो ही गया है, तो वो कितने में है, तो वो तो एक में ही है, तो वही टिक कर दो। फिर V2O5 और V2O5 और V2O4 और V2O3, ये 3 है ना एक्चुअली, तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों 3 कर दिया, 5 नहीं किया? क्योंकि वो मैक्सिमम हो जाता है। कैसे? ऑक्सीजन कितना है, -2 5 -10 +10 हो गया, +10 डिवाइड बाई 2 +5 हो गया, तो ये तो मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम हो गया तो वो तो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन एम्पोटेरिक बोला है ना, इसलिए ये क्या है, +3, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये +3 है। लेकिन ये दोनों तुम ना करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली इसी से ही, क्योंकि ये ऑप्शन तो एक ही है, बाकी तो ये ऑप्शन है ही नहीं, तो वैसे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलो, gadolinium belongs to 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is correct? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम, याद करो गैडोलिनियम बीच में था, ओके। तो 7 आता था, हमने याद रखा था, स्टार्टिंग वाला याद रख लो, ओके। लैंथेनम, ल्यूटेशियम, और स्टार्टिंग वाला, एंड वाला, बीच वाला, तो गैडोलिनियम में 7 था, याद करो। तो 7 इसमें एक में ही है, देखो 4f7, इन सब में तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली। तो वैसे ट्रिक के साथ, अगर वो सब ट्रिक जो हम कंसेप्ट में डिस्कस कर रहे थे, वो अब एमसीक्यू में यूज़ करनी है तुम्हें, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड में जो एमसीक्यू हो, उसमें कंसेप्ट, हम बोल रहे हैं ना कि कंसेप्ट के ऊपर से ही एमसीक्यू है, तो वो कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो सब यहाँ यूज़ करना है, ओके। चलो आगे, interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of the metal. हाँ, ऐसे ही बनते थे, ऐसे हमने फिगर, सेम ऐसे ही फिगर हमने बनाई थी। Which of the following is not characteristic property of the interstitial compound? कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है? They have high melting points in the comparison to pure metal. सही बात है, बीच में और मेटल्स घुस गया है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। They are very हार्ड भी है। They retain metallic conductivity. हाँ, मेटल्स ही कंडक्टिविटी, करेक्ट। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, विच इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है, ओके। देखो, जब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हो
इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जब भी रॉन्ग स्टेटमेंट, जब प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, जब प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें पता हो ये आंसर है, तो ये आंसर तो सही है, वेरी रिएक्टिव रॉन्ग है, लेकिन जब भी ये रॉन्ग पूछो ना तो साथ में 3 तो सही होंगे, वो 3 सही अच्छे से पढ़ो, उससे तुम्हें बहुत आइडिया हो जाएगा, उसके बेस पे भी दूसरे एमसीक्यू आ सकते हैं। कौन से? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सही बात है। एसर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन हो सकता है, हार्ड हो जाते हैं, सही बात है। कंडक्टिविटी रिटेन करता है, सही बात है। तो गलत तो आइडेंटिफाई कर लिया है, वो तो हो गया, लेकिन जो सही है वो भी पढ़ लो एक बार। तो प्रिपरेशन में ऐसा करो, नॉट एग्जाम में, प्रिपरेशन में ऐसा पढ़ेंगे तो उसके बेस पे कुछ पूछा होगा वो काम आएगा। चलो, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड with its spin angular momentum and orbital angular momentum, spin only magnetic moment, value for Cr plus 3 ion is Cr plus 3। तो ये तो हमने पूरा रट्टा ही मार दिया था, टेबल गिवन है ऑलरेडी, मैंने तुम्हें बताया था। कलर का टेबल हो, फिर ये मैग्नेटिक मोमेंट का टेबल हो, वो सारे टेबल जो बुक में है वो तो याद ही रखने। सभी में जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सारे ही चैप्टर्स में जहाँ जहाँ टेबल है, और वो टेबल अगर इम्पोर्टेंट है तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि ये याद रखना है। और जो काफ़ी एक्स्ट्रा टेबल्स भी गिवन है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि भाई ये याद नहीं रखने, तो वो सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। जो बोला था बोला ही है पहले से, केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी को मतलब मेजरली, फिजिक्स में तो बहुत कुछ नहीं करना होता है एनसीईआरटी में से, लेकिन केमिस्ट्री में तो वही है, उसमें से ही इधर उधर करके पूछा जाता है। तो अच्छे से, एकदम अच्छे से कर लो। हमने ऑलरेडी डिस्कस, मेजरली सब कुछ ही है, मतलब ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा है एनसीईआरटी में से। जैसे फिजिक्स में हम नोट्स भी बना सकते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बुक में से ना पढ़ के यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी। वो एक्सट्रैक्ट वर्जन ही है, कंसेप्ट का एक्सट्रैक्ट वर्जन है, वही नोट्स जैसा है, उसमें से भी तुम नोट्स नहीं बना सकते, सब कुछ ही करना है। तो ये टेबल में हमने याद ही रख लिया था ऑलरेडी, ओके। अगर भूल गए हो तो फिर ऐसे गिनना पड़ेगा, लेकिन वही ये गिनने की मेहनत लगे, ये करने के लिए तुम्हारे 2 मिनट चले जाए एमसीक्यू में, इससे अच्छा है हमने याद रखा था। तो जो चीज़ याद, रट्टा जहाँ मारना है वहाँ तो रट्टा ही मारो, फिर वहाँ पर तुम गिनने बैठोगे तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ओके। तो वो टेबल हमने डायरेक्टली याद रखा हुआ था, कलर वाला भी डायरेक्टली याद रखा हुआ था कि कौन सा होगा, क्या कलर होगा, ट्रिक के साथ सब याद रखा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमने याद रखी थी, ओके। तो डायरेक्टली ही तुम लिख लो, फिर भी अगर कुछ हो गया, भूल गए, तो फिर एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखो पहले तो, Cr+3 की एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखी, फिर देखो कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तुम्हें, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 3 4 5, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हो उसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, √n+2, वहाँ वैल्यू पुट करोगे तब जाके तुम्हें आंसर मिलेगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। वापस ये जो स्क्वायर रूट होगा वो अगर ऐसे 16 है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि 4, लेकिन ऐसा नंबर आया 15 है, 24 है, 23 है, तो फिर तुम्हें वो मेथड वापस वो याद रखनी है कि वो हम स्क्वायर रूट निकालते थे वो 15, ओके, 0 0 वाले मेथड, ये 0 0 0 0 वाली मेथड, तो 4 4 से तो नहीं होगा, तो 3 3 9, वो वाली स्क्वायर रूट वाली 8th क्लास वाली मेथड, ये सब करना पड़ेगा, ओके। ये करो, याद रखो, हमने तो याद रखा हुआ ही है, फिर भी अगर भूल गए तो फिर ऐसे गिन सकते हैं। चलो, KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium। भाई KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता ही है, कोई भी मीडियम हो, ओके। When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to iodate ion। ये है iodate ion, ओके। KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडेशन की तरह वर्क करता है और बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडेशन की तरह वर्क करता है। यहाँ पर बेसिक मीडियम गिवन है, कौन सा गिवन है, अल्कलाइन, मतलब बेसिक मीडियम गिवन है, तो वहाँ पर I2 बन जाता है, यहाँ पर आयोडेट बन जाता है IO-3 इन द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन KMnO4। ये सब रिएक्शन में था ही, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू IO-3, ओके डन। डायरेक्ट क्वेश्चन है रिएक्शन में से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला पढ़ेंगे और पहले से ही आंसर मिल जाएगा, कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो पहले से ही हमें आंसर मिल गया। तो मैंने जैसे बताया कि प्रिपरेशन में
एटलीस्ट प्रिपरेशन में क्या, बुक एग्जाम में भी तुम अगर दूसरे पढ़ोगे तो अच्छा है, क्योंकि असम्पशन रीजनिंग तो लास्ट वाला एमसीक्यू ही होते हैं, तो वहाँ पे शायद यूजफुल हो जाए। अच्छा, कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो वही गलत बात है, कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। कैसे, याद करो, हमने वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा का पूरा रिएक्शन टेबल पढ़ा था, और जो रिएक्शन हाइड्रोजन के नीचे आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में भी, अगर 10th वाली रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो भी हाइड्रोजन के नीचे आता है क्या, कॉपर। ओके, तो जिसकी रिएक्टिविटी ऐसे कम हो तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा नहीं। जैसे कि अगर तुमने कैल्शियम ले लिया तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तुमने आयरन ले लिया हाइड्रोजन रिलीज करेगा, पोटेशियम ले लिया हाइड्रोजन रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर लिबरेट नहीं करेगा एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो रिडक्शन वाली टेबल है, वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, लेकिन सीक्वेंस तो हमें याद रखनी है ना, कि किसका ज़्यादा किसका कम, हाइड्रोजन बीच में है 0 वाला, सीक्वेंस याद रखनी है, वैल्यू याद नहीं रखनी है। ओके, और हमने 10th में भी पढ़ा था वो, कानो क्यू मांगे अल्ट्राजेन फरारी है प्रभु, क्यू एच जी ए जी ए यू, तो पोटेशियम का नो, सोडियम कार सी ए, कानो कार मांगे एम जी, कानो कार मांगे अल्ट्रा एल्यूमिनियम, अल्ट्रा जेन जिंक फरारी आयन, तो वो सब पूरा याद रखा था ना। फिर हे का हाइड्रोजन, फिर प्रभु का पीबी लेट, क्यू मतलब ये आया कॉपर। ओके, तो कितना लेट आया, हाइड्रोजन के बाद आया, सो वो लिबरेट नहीं करेगा। ओके चलो, ये था का कंसेप्ट। ओके, हाँ, व्हेन एसिडिफाइड K2Cl2, अभी ये K2Cl2O7 वाला जो बुक में है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज एडेड टू द Sn+2 salts, देन Sn+2 चेंजेस टू Sn+4, तो ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है। ओके, तो Sn+4 बनता है। ओके चलो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7 बिकॉज, तो ये तो हमारे क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था कि भाई एक्सेप्शन है ये, मैंगनीज बनाता तो है +7, लेकिन फ्लोराइड के साथ हो, ऑक्साइड के साथ हो, सबके साथ +7 बनाएगा ऐसा नहीं है। ओके, तो वो सब एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। तो ऑक्सीजन के साथ क्यों ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब ऑक्साइड्स के साथ जो रिएक्शन हो रही हो ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे +7 होता है और फ्लोराइड के साथ +4 ही होता है, ऐसा क्यों? तो सिंपली यहाँ पर तुम एक रीजन भी याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं, वेयर एज फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड ही होता है। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी वहाँ पर बढ़ जाती है। तो कौन सा होगा, ये लास्ट वन। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स फ्लोराइन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, सो दैट इज द रीजन। बाकी ये सब गलत। ओके, फ्लोराइन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, गलत नहीं है, वो सही है, वही चीज हो गई क्या, कि ऐसा नहीं है कि भाई एक सही है तो बाकी सारे गलत, नहीं, ये सही बात है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद है ना, -4, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले ऑक्सीजन आ जाता है पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद फ्लोरीन आता है, तो वही चीज, ऐसा नहीं है गलत है तो सही है और मार दिया, नहीं, उसके रिलेटेड कौन है, उसके रिलेटेड आंसर क्या है वो टिक करना है। ओके, तो हमारा लास्ट वाला उसके रिलेटेड है। फ्लोरीन डज नॉट पॉसेसेस d ऑर्बिटल, ओके, देन फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, d ऑर्बिटल पॉसेस नहीं करता, ऐसा तो नहीं करेंगे हम, पॉसेस तो फिर ऑक्सीजन भी कहाँ करता है। ओके, फ्लोरीन स्टेबलाइजेस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसको स्टेबलाइज करता है, नो, तो वो सारे रीजन में ही हमारा डी ऑप्शन, और डी मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट, ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D ट्रांजिशन सीरीज, हाफनियम टू 5D ट्रांजिशन सीरीज, इवन देन दे शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज, तो हमने डिस्कस किया था कि एक ही पीरियड हो तो प्रॉपर्टी सेम होगी। ओके, एक पीरियड में प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन जिरकोनियम 4D में है और हमारा हाफनियम 5D में है, मतलब पीरियड अलग अलग है, फिर भी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों आ रही है, तो बीच में हमने पूरा का पूरा टॉपिक में एटॉमिक रेडियस वाले में भी और पर्टिकुलर भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, वो ही उसी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्या था टॉपिक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस, तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, तो पर्टिकुलरली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस ऊपर वाले की और नीचे वाले की सेम हो जा रही थी। अदरवाइज ऐसे देखेंगे हम तो कौन कौन खा रहा था, जमीन खा रही थी। तो ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ती नहीं थी। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसी के बेस का कंसेप्ट। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट है और उसके बेस का एमसीक्यू है ये। ओके, बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट, why HCl is not used to make medium acidic in oxidation reaction of KMnO4 in acidic medium। हाँ, यूज होना चाहिए, क्यों यूज नहीं कर रहा, लेकिन हम H2SO4 यूज कर रहे हैं। हम सोचेंगे एसिड लेना है तो कोई भी एसिड ले लो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक एसिड के साथ प्रोडक्ट जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा, और वो प्रोडक्ट भी आगे रिएक्शन कर सकता है या एज अ कैटालिस्ट भी बना सकता है। ओके, सो हम HCl नहीं यूज कर रहे हैं, तो H2SO4 यूज करते थे। ओके, तो उसका रीजन क्या है, KMnO4 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि HCl में से Cl रिलीज होता है। वो KMnO4 ऑक्सीडाइजेस HCl into Cl2 which is also an oxidizing agent। तो Cl2 आ जाता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई उसको हम यूज नहीं करते। चलो, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये याद रख लेना, SO2 जो SO2 है वो रेडिली एकदम फटाफट डीकलराइज कर देता है KMnO4 के एसिडिक सॉल्यूशन को। ओके, तो वो है SO2। चलो, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84 बोर मैग्नेट ऑन इज गिवन बाय। तो इसमें से किसकी होगी 2.84, अगेन ये हमने याद रखा हुआ है पूरा का पूरा टेबल, तो उसके बेस पर हम आंसर डायरेक्टली दे देंगे, निकल +2। अगर याद नहीं रखा है तो गिनना पड़ेगा। ओके, जैसे अभी एक दो MCQ पहले ही हमने डिस्कस किया, पूरा का पूरा टेबल हमने याद रखा है, तो उसके बेस पे एक आएगा ही, पकड़ लो। ओके, अगर उसके बेस पे आना है तो टेबल याद है तो आंसर पक्का आ गया। अच्छा चलो, फिर से अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, भूल गए, तो क्या करें, तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। तो फॉर्मूला है हमारा ये, अभी म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2.84, ये है हमारा फॉर्मूला। बोथ साइड स्क्वायर करो, तो 2.84 का स्क्वायर करो, ये सब स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर वो सब करना पड़ेगा। तो वो किया, फिर ये n+2 और यहाँ पर स्क्वायर किया तो इतना आया। ओके, और अब n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हें पोलिनोमियल इक्वेशन मिला। ये पोलिनोमियल इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, माइनस करके लाना है, माइनस करके लाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। सो n² + 4n - 2n - 8 = 0। तो 4n - 2n करेंगे तो +2n आएगा, +2n आ गया, यहाँ से n कॉमन, n+4, और यहाँ से -2 कॉमन, तो यहाँ भी n+4 = 0। तो n+4 = 0, तो n की वैल्यू आई -4, वो तो आ नहीं सकती। और दूसरा आया n - 2 = 0, where n = 2, तो n = 2 आ सकता है। n = 2 मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। ये सब कब करना पड़ेगा, जब टेबल याद नहीं रखा तब। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पोलिनोमियल सॉल्व किया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2। अब ये सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें लिखनी पड़ेगी। देखो, एक ही MCQ, अगर पर्टिकुलर चीज जो हमें रट्टा ही मारनी है वो नहीं याद रखी तो कितना लंबा जा रहा है। ओके, अभी सबकी लिखो, पहले Cr+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, फिर CO+2 की लिखो, Ni+2 की, Ti+3 की, तब पता चलेगा कि Ni+T की होगी। क्यों, जैसे कि Ni का कितना है 28 और +2 है, मतलब 26 करना है हमें। 26 करना है तो 18, तो आर्गोन, फिर 4s2 मतलब 20 हो गए, 20 हो गए, और हमें करने कितने हैं 28 करने हैं ना। Ni+2 SCTI VCR मने फे को नी CuZn। 28 में से 28 के लिए लिखा है, तो अगर हम लिखे 4s2 तो 18, 20 और यहाँ पे हो जाएंगे 6। ओके, 18, 20 और यहाँ पर हो जाएंगे 6, क्योंकि +2 नहीं, +2 के लिए अभी थोड़ी लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं 28 के लिए। 28 के लिए लिखे तो क्या होंगे 18 और से 2, 28 के लिए 20 और फिर ये 8, 28 हो गया ना। ये किसके लिए लिखा है, Ni के लिए लिखा है। ओके, और Ni+2 के लिए लिखेंगे तो ये +2 चला जाएगा, +2 चला गया तो 3D में कितने आ गए 8। समझ में आया ना। सबसे पहले Ni का एटॉमिक नंबर क्या है 28। 28 के लिए क्या लिखोगे, आर्गोन, देन 4s2, देन 3D कितने बचे 8, ऐसा हो गया।
अब Ni+2 के लिए लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 4s में पहले डालना है और निकालना भी 4s में से ही पहले है, तो यहाँ पर निकल गया 4s2 के, तो बच गए कितने 3d8। अब इसको अंदर डालो, इसको अंदर डालेंगे तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 भर दिए, तो ये 2 खाली रह गए, वही तो हमें चाहिए थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो मतलब Ni+2। बाकी की लिखोगे तो +2 नहीं आएगा। ये सब कैलकुलेशन कब करना पड़ेगा, टेबल याद नहीं रखा होगा तब। ओके चलो, Which of the following ion has the electronic configuration 3d+6? तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक देखो ये कितने इजी है, मतलब यहाँ पे मार्क्स जाए ना तो फिर नहीं, फिर हमने पढ़ा ही नहीं किया, आलसपना किया है। ऐसे MCQ ना आए मतलब क्या, हमने वेस्ट कर दिया टाइम मनी बहुत कुछ। ओके इतने इजी हो तो आना ही चाहिए। ओके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑस्मियम, याद ही रखना है। ओके 76। हमने पूरा पीरियोडिक टेबल याद रख लिया है एटॉमिक नंबर के साथ, इंक्लूडिंग DNF ब्लॉक। पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के साथ इंक्लूडिंग DNF ब्लॉक हमने याद रखा हुआ है। उसके बेस पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन आए तो हमें आएगा, फिर एटॉमिक रेडियस का कोई क्वेश्चन आए तो भी आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक साइज का तो हमें पता ही है, लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज कम हो रही है और ऊपर से नीचे आए कॉलम में तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है। इतना कुछ ईजी हो जाता है जब तुम कुछ याद रख लेते हो। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली ही पता चल जाएगी क्योंकि हमने याद रखा हुआ है, इसलिए कंसेप्ट समझा हुआ हो, ट्रिक याद रखी हुई हो तो बहुत इजी हो सकता है, लेकिन वो करना पड़ेगा। ओके पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखा हुआ है तो ये याद ही है, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 76। जिरकोनियम का कितना, अगेन याद रखा हुआ है 40। ओके ये सब याद रखना, ये पूछे जाने के चांसेस जिसके ज़्यादा है, ऑलरेडी जो पूछे गए हैं वही सिलेक्टेड है ये MCQs। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन, फिर से आया, पहले भी आ गया था +3। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। LaOH थ्राइस इज लेस बेसिक देन LuOH थ्राइस, ये पहला ही गलत है। क्यों, क्योंकि LaOH थ्राइस लेस नहीं मोर बेसिक होता है कंपेयर टू दी LuOH थ्राइस, ये मोर बेसिक होता है। ओके लेंथेनम एंड ल्यूटेशियम, तो ये लेंथेनम और ल्यूटेशियम, तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तरफ हम जाएंगे। ओके तो इज लेस बेसिक, ये लेस बेसिक है ऐसा बोला है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे तुम लेंथेनॉइड में आगे बढ़ते जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये उल्टा है, उल्टा सही है, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू पूछा है तो यही मतलब नॉट ट्रू पूछा है, सही क्या नहीं है, तो ये सही नहीं है। ओके चलो ये सब भी पढ़ लेना, जैसे कि रॉन्ग मिल गया तो बाकी में हमें सही आंसर मिल जाएगा। La is actually an element transition series rather than the lanthanoids, तो हाँ सही बात है, हम उसको ट्रांजिशन में ही गिनते हैं, याद है ना। La को कई बुक में नीचे भी लिखे हैं। ओके F ब्लॉक में पहला लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, तो वहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं, तो सही बात है। एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम हाफनियम इज सेम, अगेन सही बात है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके इन लेंथेनॉइड सीरीज द आयनिक रेडियस ऑफ द Lu+3 इज द स्मॉलेस्ट, तो लेंथेनॉइड सीरीज में आयनिक रेडियस ऑफ Lu+3, तो ल्यूटेशियम +3 की स्मॉलेस्ट ही होगी ना पीरियोडिक टेबल में। अगर तुम लेंथेनम से स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो एटॉमिक रेडियस कम हो रही है और वापस +3 है स्मॉलेस्ट। सब कुछ सही है, गलत है ये भाई साहब, नॉट करेक्ट बोला है ना, तो ये सब तो करेक्ट है, ये सही नहीं है। ओके चलो, अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्टिनाइड पेयर्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा, तो ये एक्टिनाइड में है, अगेन MC बुक में से ही है डायरेक्टली, दैट इज नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ओके डायरेक्टली बुक में से है, तो वही हमें टिक कर देना है। देन थोड़े असर्शन एंड रीजनिंग है, तो वो तो तुम्हें पता ही होंगे। ओके जनरली हम डिस्कस मतलब हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ये असर्शन रीजनिंग डिस्कस नहीं करते। लेकिन कैसा होता है जनरली कि भाई असर्शन सही है और रीज़न भी सही है,
और दोनों इंटरलिंक्ड भी है, तो ए। और एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है, तो बी। देन एसर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो सी। और एसर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है, तो डी। ओके, तो ये हमारी मेथडोलॉजी होती है। तो देखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप 12 आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, तो बात तो सही है। हाँ, रीजन क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी हैव फुल D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही है और दोनों लिंक्ड भी है, क्योंकि इसका रीजन ही ये है, दोनों लिंक है, तो क्या आएगा? ए। चलो, एसर्शन एंड रीजनिंग सेकंड ये हो गया। दूसरा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज दिस वन। याद करो, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन थे, तो इसको हाफ फील्ड करने के लिए 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता था, तो ये बात तो सही है। इंस्टेड ऑफ दिस, बात सही है इसकी। दूसरा, द एनर्जी गैप बिटवीन द 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज वेरी स्मॉल, ये बात भी सही है। 3d और 4s की एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी गैप, इसलिए तो 4s में से 3d में और 3d में से 4s में जा सकता है। ओके, तो बात तो सही है, और वो जो सही बात है उसी की वजह से तो ये हुआ, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और दोनों इंटरलिंक्ड भी है, तो ए ही आएगा। नेक्स्ट, देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं? देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब पीरियड वाली, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो सही बात है। ओके, then the representative elements have similarities in a group, representative elements have similarities in group, तो ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज तो होती है, वो भी बात तो सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन ये पीरियड की बात है, ये ग्रुप की बात है, तो उसके बीच में कोई लिंक नहीं है। ओके, बी रखेंगे हम। ओके, चलो, द ट्रांजिट, दोनों सही है लेकिन लिंक्ड नहीं है। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स except zinc, cadmium, mercury are very much hard and have low volatility। हार्ड है, बात तो सही है, हार्ड है ये लोग, एंड have very low volatility। हाँ, हार्ड है और वॉलेटिलिटी भी कम है, बात तो सही है। The transition metals have low melting and boiling points। नहीं, लो कहाँ से भाई? हाई मेटल्स में रख रहे हैं ना हम उसको, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये गलत है, सो सी। ओके, एसर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, सी। देन नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ ट्रांजिशन सीरीज टिल द एंड। टिल द एंड, देखो अभी एक एमसीक्यू में मैंने बताया था, वैसे जनरली हमने क्या याद रखा हुआ है जनरली, कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक रेडियस ऐसे कम हो गया। आइसक्रीम का कोन हम लेफ्ट हैंड साइड से खा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली कम, और ग्रुप में देखें तो आइसक्रीम का कोन जमीन खा रही है, मतलब ऊपर से नीचे जाए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। ये जनरल स्टेटमेंट 11th में जो हमने डिस्कस किया था और 12th में रिवीजन किया था वो, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन थे, और यहाँ पर तो हमने पर्टिकुलरली ग्राफ भी देखा, हमें बुक में ग्राफ गिवन है कि एटॉम, अभी एक एमसीक्यू में हमने ग्राफ देखा था, वो डेंसिटी वाला एमसीक्यू। ओके, तो एटॉमिक रेडियस ऐसे कम हो रही है, फिर Fe से कॉपर तक ऐसे स्टेबल भी रह रही है और फिर बढ़ भी रही है, ऐसा था, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, वो बात तो सही नहीं है। कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, वो बात तो सही नहीं है। ओके, तो वो तो गलत बात हो गई। 4f इलेक्ट्रॉन्स ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। 4f के जो इलेक्ट्रॉन है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। हाँ सही है, जो शील्डिंग इफेक्ट पुअर शो करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हमने देखा ही था 4f 5f में। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर शो करते हैं, सही है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सही है, मतलब ये सही है, तो आंसर आएगा डी। हाँ, तो डी डन, ये गलत और ये सही, तो डी। एंड देन लास्ट, जिरकोनियम हाफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। हाँ, अभी हमने एक एमसीक्यू देखा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस, हाँ बात सही है, तो एसर्शन तो सही है। एंड इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटॉमिक साइज डिक्रीज, नहीं सबके लिए नहीं, अभी भी ऊपर भी पढ़ा, सबके लिए नहीं, तो ये बात गलत हो गई।
तो एक सही एक गलत, पहला सही और दूसरा गलत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब सी हो जाएगा। जैसे हमने ये सबके लिए इसका लिखा नहीं है रेड में, तो मैं लिख दिया सी हो जाएगा। डन, ओके। तो ये थोड़े एमसीक्यू हमने डिस्कस किए डीएनएफ ब्लॉक के। ओके, होप कि सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो फ़ोन करना, मैसेज करना, कमेंट करना और पूछ लेना। एंड अपना 100% एग्ज़ाम टाइम है, पता नहीं ये वीडियो तुम एग्ज़ाम के पहले देखोगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देखोगे, वॉट एवर, जो भी देखे जब भी देखे, लेकिन अपना 100% देते रहना। जो हाथ में है वो करो, जो हाथ में नहीं है या ऑलरेडी पास्ट हो गया है उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एटलीस्ट क्या करोगे और क्या होगा वो डिसाइड करो। हो गया वो हो गया, ओके, लेकिन अभी क्या कर सकते हो वो ध्यान दो। ओके, ठीक है, चलो।